जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोग कल पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का वीडियो शुरुआत किए थे, उसको पढ़ना शुरू किए थे, लेकिन प्रोनाउन बहुत लंबा होने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक उसको ना पढ़ें, इसलिए मैंने उसको 5 प्रकार का पढ़ाया था और उसके बाद में हमने उसे फिर कहा था अगले दिन पढ़ाने के लिए। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोनाउन का पार्ट 2। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं बेटा, और अगर आप लोगों ने अभी तक वो पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उन पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें आपको नाउन, नंबर, जेंडर, केस और उससे नाउन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, यूजेज, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें पढ़ाई गई हैं। प्रोनाउन का भी आपको वीडियो पढ़ाया जा चुका है। तो हम लोग बेहतर कर सकें, इसके लिए मैं समस्त चीज़ों को एक ही उसमें प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अब तक इस ग्रामर वाली सीरीज़ में, पार्ट ऑफ स्पीच वाली सीरीज़ में। तो पार्ट ऑफ स्पीच वाली सीरीज़ में बेटा हम लोगों ने अभी तक नाउन पढ़ा, नाउन के बाद में हम लोगों ने नंबर पढ़ा, और नंबर के बाद में हम लोगों ने जेंडर पढ़ा। जेंडर के बाद में एक वीडियो हम लोगों ने केस से संबंधित भी देखा, और केस के वीडियो के बाद जब हम लोगों ने केस देख लिया ना, तो उसके बाद में हम लोग नाउन का यूज़ पढ़े, और यूज के साथ साथ हम लोगों ने नाउन से संबंधित MCQ क्वेश्चन भी देखा, MCQ क्वेश्चन भी देखा हम लोगों ने। इसके बाद में एक वीडियो हम लोगों ने प्रोनाउन से संबंधित बेटा, एक प्रोनाउन का पार्ट 1 कह सकते हैं, या प्रोनाउन का एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से, आप वहां से जा कर के समस्त वीडियो को देख लीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन वाली लिंक ज़रूर दबा दें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था 5 प्रोनाउन, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 6वां प्रोनाउन। 6वां प्रोनाउन हमारा क्या है? 6वां प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। कहते किसे हैं? तो द प्रोनाउन दैट शोज रिलेशन बिटवीन 2 नाउन्स आर प्रोनाउंस। यहाँ पर और होना चाहिए, और मतलब जो वह सर्वनाम जो 2 संज्ञाओं या सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करता है, प्रकट करता है इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, एंड जॉइंस 2 सेंटेंसेस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब द प्रोनाउन दैट शोज रिलेशन बिटवीन 2 नाउन्स आर प्रोनाउन इन ए सेंटेंस एंड जॉइंस 2 सेंटेंस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब जो प्रोनाउन क्या करता है? जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ता है, जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। ध्यान रखना, इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा ना, ये उसका संबंध भी प्रकट करेगा, उससे संबंध भी प्रकट करेगा। उसे रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का रहा इसका परिभाषा। ये क्या है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन है, परिभाषा है। अब हम चलते हैं इसमें कुछ और चीज़ों को ध्यान में देखते हैं और चीज़ों की ओर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे संबंधित एक नोट है, और नोट क्या कह रहा है? नोट कह रहा है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन संबंध प्रकट करता है, मतलब जैसे हमने बताया कि जो इसके पहले नाउन या प्रोनाउन होगा उससे अपना संबंध प्रकट करेगा ना, तो वही कहा गया कि जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन अपना संबंध प्रकट करता है वह उसका एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट मतलब होता है बेटा अग्रज, या कह सकते हैं उसके पहले आने वाले शब्द। तो हमें क्या करना है? हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर तथा जेंडर सदैव उसके एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। मतलब अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट है या जो नाउन या प्रोनाउन है, अगर वो आपका एक वचन है
तो उसके बाद वाला जो आपका होगा वो भी क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन भी एक वचन होगा, सिंगुलर नंबर होगा। अगर उसके पहले वाला प्रोनाउन या नाउन मैस्कुलिन जेंडर में है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी आपका मैस्कुलिन जेंडर में ही होगा। हाँ, चलते हैं अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल इसका देखिए क्या है बेटा। एग्जाम्पल कह रहा है कि आई हैव लॉस्ट द बुक व्हिच यू गेव मी, मतलब मैंने वह किताब खो दी है जो तुमने मुझे दिया था या जिसे तुमने मुझे दिया था। तो व्हिच शब्द यहाँ पर क्या है, व्हिच शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। अब क्यों कैसे है ये समझिए। यहाँ पर जो बुक शब्द आप देख रहे हैं ना, इसके पहले एक नाउन है जो इसका एंटीसीडेंट है, और ये क्या कर रहा है, इसके बाद वाले प्रोनाउन का यानी बुक का संबंध किससे, तुमसे दर्शा रहा है। भैया बुक किसकी है, किसने दिया, तो तुमने दिया। तो यहाँ पर जो बुक का संबंध है वो तुमसे दर्शा रहा है, मतलब अपने पहले आने वाले संबंध, अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से प्रकट कर रहा है। इसमें देखें, दिस इज़ द बॉय हु क्रॉस्ड द रिवर, या वही लड़का है जिसने नदी पार कर ली। लड़के का संबंध नदी के पार करने से दर्शा रहा है। तो हु यहाँ पर क्या है बेटा, हु यहाँ पर आप लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर जो आपको वाक्य दिया गया, इस वाक्य में व्हिच का अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा जेंडर है, तो बुक का जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर होता है। तो व्हिच भी क्या है, न्यूटर जेंडर में है। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर बुक आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपका व्हिच शब्द भी सिंगुलर नंबर ही होगा। ऐसे यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि हु का कौन सा नंबर है, तो बॉय यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, इसलिए हु भी आपका सिंगुलर नंबर होगा। जेंडर पूछेगा तो बॉय मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर हु भी आपका क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर में होगा। इसके बाद अगर अगला देखिए, व्हेयर इज़ द पेन, वह कलम कहाँ है, दैट आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दिया था। तो इसमें दैट शब्द क्या है आपका, दैट शब्द इसमें आप लोगों का प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है बेटा, तो दैट शब्द आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और, आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, whom you helped yesterday, जिसकी तुमने कल मदद की। तो यहाँ पर whom क्या है, यहाँ पर whom क्या है, whom यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, तो whom क्या है बेटा, whom आपका यही जो whom आप देख रहे हैं ना, यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। अगला प्रोनाउन देखते हैं कि क्या है। तो आपका 7वां नंबर का जो प्रोनाउन है ना, 7वें नंबर का प्रोनाउन क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7वें नंबर का प्रोनाउन क्या है, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे, तो द प्रोनाउन दैट डज नॉट शो द डेफिनिट पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु मतलब का निश्चित ज्ञान नहीं कराता है, मतलब जिन प्रोनाउंस से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वह इंडिफिनिट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, अनिश्चय, मतलब जिसका कोई निश्चय ही नहीं है, जो निश्चित ही नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये तो रहा अनिश्चयवाचक की परिभाषा। पूर्णतया कॉन्सेप्चुअल क्लास है, पूरी तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इसलिए आप लोग वीडियोस को देखते रहें, और यकीन मानिए जब आप देख लेंगे ना, फिर प्रोनाउन से आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। प्रोनाउन से चाहे जो भी क्वेश्चन आपका आ जाए ना, 100% आप बोर्ड परीक्षा में या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जहाँ भी जाएंगे बहुत बेहतर करके आएंगे, बहुत अच्छा करके आएंगे। एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे हमने कहा ऑल वेयर हैप्पी, मतलब सभी खुश थे। अच्छा भैया कौन खुश था, तो सभी। कौन खुश था, तो सभी खुश थे। अब सभी की अगर हम बात करें ना, तो क्या इस शब्द से आपको कुछ पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। कितने लोग थे, नहीं पता। कौन था, मतलब पुरुष था कि महिला थी, ये भी नहीं पता है। तो फिर हम यहाँ पर जब आल को देखें तो ये क्या है, ये हमें अनिश्चितता का ज्ञान करा रहा है, कोई निश्चित ज्ञान नहीं करा रहा है कि कितने लोग खुश थे, यहाँ पर पुरुष थे कि स्त्री थे कि बालक थे कि बालिका थे, ऐसी कोई या कोई जीव जंतु था, ऐसा कोई भी निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए आल शब्द क्या है, आल शब्द आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बात करें दूसरे वाक्य की, तो इसमें नोबडी केम टू सी हिम, कोई भी उसे देखने के लिए नहीं आया। तो यहाँ पर नोबडी देखिए, नोबडी मतलब क्या होता है, कोई नहीं।
नोबडी मतलब कोई नहीं। तो ये बेटा कोई नहीं मतलब कौन नहीं आया, कोई नहीं। कोई नहीं मतलब कि उसके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी मतलब नहीं आया। यानी यहाँ पर किसी निश्चित एक व्यक्ति को या एक संज्ञा को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर सबके लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर किसी भी मतलब कोई भी हो, तो यह आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आपको किसी निश्चित चीज़ की जानकारी नहीं मिलेगी ना, वह क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अगले की बात करें तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन मतलब प्रत्येक को, मस्ट डू मतलब अवश्य करना चाहिए, वंस ड्यूटी अपना कर्तव्य, यानी प्रत्येक को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। तो वन शब्द यहाँ पर आपको क्या मिला, वन शब्द एक ऐसा नाउन, एक ऐसा प्रोनाउन है जिससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि किसके लिए कह रहा है। वन शब्द एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके लिए आपको यह पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसको कह रहा है। बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं अगले पर। तो वन आपका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है बेटा, यहाँ पर आप लोगों का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का अर्थ क्या हुआ, परस्परवाचक सर्वनाम हुआ। अब बताइए कि परस्परवाचक सर्वनाम है क्या। तो द प्रोनाउन दैट शोज रिलेशन बिटवीन ईच अदर, वह सर्वनाम जो एक दूसरे के बीच में संबंध दर्शाता है, वह सर्वनाम जो एक दूसरे के बीच में संबंध दर्शाता है, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वह क्या कहलाता है, परस्परवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब वह सर्वनाम जो परस्पर संबंध प्रकट करता है परस्परवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। ये क्या काम करता है, तो ये एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया ना। अब इसका हम लोग परिभाषा तो समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ और चीज़ें हैं। जैसे इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है बेटा, 2। क्या क्या, एक तो आपका है ईच अदर, एक क्या है ईच अदर है, और दूसरा है वन एन अदर। दूसरा क्या है, वन एन अदर है। मतलब केवल 2 ही प्रोनाउन है। इनमें से ईच अदर का प्रयोग 2 संज्ञाओं के लिए, मतलब इनमें से ईच अदर का प्रयोग 2 संज्ञाओं के लिए तथा वन एन अदर का प्रयोग 2 से अधिक संज्ञाओं के लिए किया जाता है। मतलब इनमें से ईच अदर का प्रयोग 2 संज्ञा के लिए होता है, मतलब केवल 2 ही के जब बीच में होगा ना कोई परस्पर संबंध, तो उसके लिए ईच अदर होगा। और जब 2 से अधिक के बीच में परस्पर संबंध होगा तो उसके लिए वन एन अदर का होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कहा गया गोपाल एंड हरी लव ईच अदर, मतलब गोपाल और हरि एक दूसरे को प्रेम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ईच अदर और वन एन अदर दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे। तो यहाँ पर बेटा गोपाल और हरि कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो जब संज्ञा केवल 2 ही लोग थी, केवल 2 ही हैं, तो वहाँ पर उसके लिए कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिया जाएगा, ईच अदर लिया जाएगा। दूसरा कहा गया कि द स्टूडेंट शुड हेल्प वन एन अदर, मतलब छात्रों को या छात्र को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब भैया यहाँ पर एक छात्र नहीं कह रहा है, यहाँ पर पहली बात तो होना चाहिए स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर कई छात्रों की बात हो रही है। तो जब कई छात्रों के बीच में परस्पर संबंध बात करने के दर्शा रहा है, यानी मदद करने के संबंध को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रोनाउन होगा, ये आपका रेसिप्रोकल तो है, लेकिन रेसिप्रोकल में एक से अधिक होने के लिए वन एन अदर का प्रयोग होता है। और जब केवल 2 ही होते हैं तब ईच अदर का प्रयोग होता है। तो ईच अदर और वन एन अदर में समझ गए। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक चीज़ यहाँ पर आपको और ध्यान रखना है कि जो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता, कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। आपका जो 9वां नंबर का प्रोनाउन है, प्रोनाउन नंबर 9 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब होता है विभाग सूचक सर्वनाम। क्या होता है बेटा, तो विभाग सूचक सर्वनाम होता है। अब कोई आपसे पूछे कि विभाग सूचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, मित्रों देखिए आप लोगों को मैं इसमें इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ ना कि आपको कहीं मिलेगा नहीं।
आपको मैं पूरा कंटेंट कॉन्सेप्चुअल बेस दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जानेंगे तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा ना, वो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। जब आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा तो आपका एमसीक्यू कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपको पहले समझने पर फोकस करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लेना है, ताकि उससे संबंधित टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी गलत ना होने पाए। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे द प्रोनाउन दैट शोज ईच पर्सन्स, वह सर्वनाम जो प्रत्येक व्यक्तियों को प्रकट करता है, मतलब दर्शाता है, और थिंग्स या चीज़ों को, इन एक ग्रुप एक समूह में, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता है? विभाग सूचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब वह सर्वनाम जो किसी एक समूह में से प्रत्येक व्यक्तियों या वस्तुओं को का बोध कराता है, वो विभाग सूचक सर्वनाम कहलाता है। तो परिभाषा इसकी समझ में आ गई होगी। जैसे कोई एक ग्रुप है और उस ग्रुप में से हर किसी को एक ही चीज़ कहा जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? वो आपका विभाग सूचक सर्वनाम होगा। अब देखते हैं, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जैसे टेक आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, मतलब इन दोनों कलमों में से कोई एक ले लीजिए, मतलब इन दोनों कलमों में से प्रत्येक को ले लीजिए। तो आइदर क्या है? आइदर आर होता तो कंजक्शन हो जाता, लेकिन केवल आइदर है, उसके बाद में ऑफ है, फिर दीज है, दीज टू पेन्स, मतलब कि यहाँ पर नाउन है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद में कहा गया नाइदर ऑफ द टू केम हियर, उनमें दोनों में से कोई नहीं आया। तो नाइदर यहाँ पर क्या है? नाइदर भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ईच ऑफ अस कैन प्ले ए गेम, हम में से प्रत्येक एक खेल खेल सकता है, हम में से प्रत्येक एक खेल खेल सकता है। तो ईच क्या हुआ? ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। और एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स में टेक इट, इन 5 लड़कियों में से कोई भी इसे ले सकता है, ले सकती हैं। तो ये क्या हुआ आपका? ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। मतलब ईच, आइदर, नाइदर, एनी, ये सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आइदर हो या नाइदर हो या ईच हो या फिर एनी हो, इसके बाद में आप हो, इसके बाद में आप का प्रयोग हो, और उसके बाद में नाउन या फिर आपका प्रोनाउन हो, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ठीक है, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, लेकिन प्लूरल नंबर में हो। किस में हो? प्लूरल नंबर में अगर हो, प्लूरल में हो, तो आप वहाँ समझ जाना कि ईच, आइदर, नाइदर, एनी, ये सभी आपके क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। जब इनके बाद में ऑफ मिले और ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन आपको प्लूरल फॉर्म में मिले तब। अब हम लोग देखते हैं बेटा, अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है? अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन, मतलब दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसे क्या कहेंगे? दृढ़तावाचक सर्वनाम। मतलब द प्रोनाउन दैट शोज प्रेशर ऑन द सब्जेक्ट सेइंग समथिंग, वह सर्वनाम जो कुछ कहते हुए कर्ता पर जोर डालता है, वह सर्वनाम जो कुछ कहते हुए कर्ता पर जोर डालता है, इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन, मतलब दृढ़तावाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसको आप लोग परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई बहुत बलपूर्वक कहते हैं ना कि इसे मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो एम्फैटिक प्रोनाउन है बेटा, एम्फैटिक प्रोनाउन ये क्या काम करता है? कोई बात कहते हुए बहुत ही दबावपूर्वक, बहुत ही बलपूर्वक, ज़बरदस्ती पूर्वक कहता है। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें थोड़ा सा ना, यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो क्या मिलता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह एम्फैटिक प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से बनता है। जैसे कि हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, कल वाली क्लास में, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कैसे बनता है। तो मैंने कहा था कि जब आपके पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस में
और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके आप प्लूरल इसका मतलब रिफ्लेक्सिव फॉर्म बना सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। उसी प्रकार से आपका एम्फैटिक प्रोनाउन भी बनता है। जैसे आई माई सेल्फ सा हिम, मैंने स्वयं उसे देखा। अब यहाँ देखिए स्वयं या अपने आप, माई सेल्फ है, ही हिमसेल्फ विल डू इट, वह इसे स्वयं कर लेगा। ऐसा नहीं कहा गया, कह रहा है कि वह स्वयं इसे कर लेगा, वह स्वयं इसे कर लेगा। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि वह इसे स्वयं कर लेगा, वह स्वयं इसे कर लेगा। और सी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने स्वयं भोजन पकाया, उसने स्वयं भोजन पकाया। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि हिमसेल्फ है, मतलब यहाँ माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, ये आपके क्या हैं, ये आपके एम्फैटिक प्रोनाउन हैं। ये क्या है बेटा, एम्फैटिक प्रोनाउन हैं। थोड़ा सा इसी स्लाइड पर मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं कि जो आपके एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ही होते हैं। ऐसे कोई आपसे माई सेल्फ लिख दे और पूछे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो क्या बताएंगे, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और एम्फैटिक भी है, दोनों है। ये आपका क्या है, दोनों प्रोनाउन है। तो इसको हम कैसे जानेंगे वाक्य में कि ये रिफ्लेक्सिव है कि एम्फैटिक है। तो रिफ्लेक्सिव कब है, जब ये वर्ब के बाद, देखिए ध्यान दीजिए, वर्ब के बाद होने पर, वर्ब के बाद होने पर, वर्ब के बाद होने पर रिफ्लेक्सिव होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, और अगर ये नाउन से पहले है, मतलब अगर ये नाउन के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में है, यानी कि वर्ब के पहले, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले होने पर क्या होगा, एम्फैटिक होगा। वर्ब से पहले होने पर एम्फैटिक होता है। ठीक है, हाँ, वर्ब के बाद है तो रिफ्लेक्सिव होगा, वर्ब से पहले है तो एम्फैटिक होगा। यहाँ आप लोग देखिए तो माई सेल्फ कहाँ है, इसमें वर्ब से पहले, वर्ब कौन है, वर्ब आपका है सा, तो सा से पहले है तो ये क्या हो गया, आई माई सेल्फ सा हिम, मैंने स्वयं उसे देखा, तो ये आपका एम्फैटिक हो गया। लेकिन अगर यही कहता कि आई सा हिम माई सेल्फ, मैंने उसे स्वयं देखा, देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, मैंने स्वयं उसे देखा और मैंने उसे स्वयं देखा, दोनों में आपको कुछ फ़र्क दिखा। हाँ, तो जैसे इस जब हम कह रहे हैं मैंने स्वयं उसे देखा, तो यहाँ पर मैं बलपूर्वक कह रहा हूँ कि मतलब मैंने ही देखा है। और जब मैं कहता हूँ कि मैंने उसे स्वयं देखा, तो यहाँ पर देखने का जो कार्य हुआ है उसका पूरा प्रभाव मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो जब ये सब्जेक्ट के बाद होता है, तुरंत बाद मतलब होता है, यानी कि वर्ब से पहले होता है तो एम्फैटिक प्रोनाउन, और वर्ब से पहले, वर्ब के बाद होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रोनाउन बेटा कहता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन मतलब होता है विस्मय सूचक सर्वनाम। क्या होता है, विस्मय सूचक सर्वनाम होता है। आपसे अगर कोई पूछे ना कि विस्मय सूचक सर्वनाम क्या है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या है, तो देखिए व्हेन व्हाट इज यूज्ड टू शो द सरप्राइज इन ए सेंटेंस। जब व्हाट का प्रयोग, जब व्हाट का प्रयोग वाक्य में आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है। किस लिए बेटा, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, तो यह विस्मय सूचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हाट आपका जो है, आप लोग अगर थोड़ा सा देखेंगे ना, तो व्हाट को मैंने बताया था कि ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। लेकिन व्हाट का जो प्रयोग होता है ये प्रश्न पूछने के लिए भी किया जाता है और आश्चर्य प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। मतलब क्या, इसको दोनों तरीके से। तो अगर व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर व्हाट का प्रयोग आप लोगों का आश्चर्य दिखाने के लिए है तो ये आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर इसी व्हाट का प्रयोग दो मतलब अपने से पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाने के लिए है और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए है, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मतलब जो आपका व्हाट है ना, यहाँ फिर से समझ लीजिए, व्हाट जब इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, तब क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। और जब इसी व्हाट का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए होगा
जब इसी व्हाट का प्रयोग अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन से संबंध दर्शाने के लिए होगा तो ये क्या हो जाएगा, तब ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और जब इसी व्हाट का प्रयोग, जैसा कि आप परिभाषा में देख रहे हैं कि सरप्राइज प्रकट करने के लिए यानी आश्चर्य प्रकट करने के लिए हो जाएगा ना, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। और एग्जाम्पल्स क्या कहता है, व्हाट मतलब क्या, यू हैव लॉस्ट योर बैग, तुमने अपना बैग खो दिया है। देखिए किसी ने अपना बैग खो दिया, अब जब उसने बताया कि आपने मैंने अपना बैग खो दिया तो क्या कहते हैं व्हाट, मतलब क्या, तुमने अपना बैग खो दिया। मतलब यहाँ पर क्या है, व्हाट यानी उसके बैग खोने का आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। ऐसे कह दे व्हाट ही हैज़ फेल्ड, क्या वह फेल हो गया, असफल हो गया। तो यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किस लिए हो रहा है बेटा, यहाँ पर व्हाट का प्रयोग आप लोगों ने देखा कि असफलता पर आश्चर्य प्रकट करने के लिए हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, तो असफलता पर आश्चर्य प्रकट करने के लिए हो गया है। अब हम लोगों का बेटा प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो सारे कॉन्सेप्ट समाप्त हो गए हैं। अब हम लोगों को प्रोनाउन से संबंधित MCQ करना है। तो क्या करना है, अब अगली क्लास में हम लोग प्रोनाउन का MCQ देखेंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे आपको कोई भी गलती ना होने पाए। आप किसी भी परीक्षा में जाएं, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाएं, तो आप प्रोनाउन के एग्ज़ाम को बेहतर करके आए ना, यही हमारी गारंटी है और यही हमारा विश्वास है। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ही ऐसे एक और वीडियो में, मतलब कि आपके साथ हम लोग मिलेंगे अगले दिन कल वाले क्लास में MCQ के साथ प्रोनाउन के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।